हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 22, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का एक और टॉपिक धातु, अधातु और उनके अयस्क। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आज इस वीडियो में आपको एक तरह से रिवीजन के पर्पज से टेस्ट लगाने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पीडीएफ जो है वो 17 पार्ट तक अब तक अपलोड किया जा चुका है और हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना क्लासेस हो चुका है उसको हम अपलोड कर दें। तो जिन लोगों को भी पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है वो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो बार बार एक ही चीज़ के लिए कमेंट मत करिए कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। राइट, पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर अलग 2 कोर्सेज में दिया गया, दोनों में से जो भी आप ज्वाइन किए वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, धातु पूछा जा रहा है तो ये सबसे पहला को याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन को टिक कर सकते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब 46.6% देखने को मिलता है, लेकिन एक तरह से वो अधातु होता है। राइट, अधातु होता है। अच्छा, सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें सिलिकॉन देखने को मिलता है, सिलिकॉन, लेकिन वो भी एक तरह से अधातु है। इसका मात्रा 27.7% होता है, लेकिन ये भी एक तरह से अधातु है। राइट, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया कि धातु बताइए, तो एल्यूमिनियम हमारा सबसे यहाँ पर अधिक धातु के रूप में देखने को मिलता है, 8.1% धातु के रूप में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है उसे हमें सबसे पहले नोटिस करना पड़ेगा। राइट, तो ये चीज़ हमें याद रखना। क्लियर हो गया? चलो, एक्सप्लेनेशन देखना, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि सब कुछ वीडियो में दूंगा तो फिर पीडीएफ पढ़ने का मतलब क्या रहेगा। इसलिए एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर थोड़ा सा कम रखेंगे, लेकिन पीडीएफ जब आप पढ़ोगे भर भर के सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड प्रश्न आता है, जो कि इसमें पहला पॉइंट है कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। ये गलत होगा, क्योंकि सभी धातुएं कह सकते हैं होती हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में पारा भी तो हमारा आता है। पारा धातु है, लेकिन वो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ये तो आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। लो, यहीं पे वो बात आ गई। तो सेकंड पॉइंट तो सही है ही। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यहाँ पे बात करें कि गैलियम और सीजियम का गलनांक जो है वो बहुत कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये धातुएं इतनी संवेदनशील होती हैं कि अगर हम इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये शरीर की गर्मी से पिघलने लगेगा। राइट, देखिए, गैलियम की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम गैलियम देख रहे हैं तो गैलियम का जो लगभग टेम्परेचर होता है, गलनांक होता है, वो आपका 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सीजियम की बात करें तो इसका 28.44 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। सही बताना था कौन सा कथन सही है, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अब ऊपर में हमने देखा था धातु में तरल अवस्था में होता है आपका पारा, लेकिन अधातु में होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन में 3 लेटर है। ठीक है, देखो, ब्रो हो गया, मी 3 लेटर है, अधातु में भी 3 लेटर है। उसी तरह से धातु में देखो, धातु में 2 अक्षर है, तो पारा में भी 2 अक्षर है। ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होता। बहुत लोगों को ये ऐसे भी याद है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। सेकंड जो है अगला प्रश्न, कि पहला पॉइंट है सीने बार। सीने बार पारे का एक प्रमुख अयस्क है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल कह सकते करेक्ट है। सीने बार यहाँ पर हमारा मरकरी का अयस्क है, जिसे हम लोग HGS कहते हैं। राइट, अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि क्यूप्राइट तांबे का एक सल्फाइड अयस्क है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये चीज़ गलत होगा। क्यों? तो देखिए, क्यूप्राइट तांबे का अयस्क तो है, लेकिन सल्फाइड नहीं बल्कि ऑक्साइड अयस्क है, क्योंकि Cu2O हम यहाँ पे कहते हैं, ये आपका क्यूप्राइड अयस्क होता है, मतलब कॉपर अयस्क ऑक्साइड होता है। तो तांबे का प्रमुख जो सल्फाइड अयस्क है कॉपर पाइराइट्स होता है, जिसे हम लोग CuFeS2 के रूप में जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट हमारा गलत हो गया। तीसरा है कि गैलेना सीसा का एक अयस्क है। बिल्कुल सही है, सीसा गैलेना का अयस्क है। PbS जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लेड सल्फाइड। तो गलत क्या है, असत्य कथन की पहचान करेंगे, केवल 2 असत्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है, देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया, जो पेपर में डेफिनेटली पूछा ही जाता है।
हीरा कार्बन का एक अपरूप है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और ये विद्युत का कुचालक होता है, जी नहीं, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। अच्छा, लास्ट वीडियो हमने देखा था तो एक चीज़ हमने बात किया था, जब मैंने आपको भी आवर्त सारणी के बारे में बताया था, तो उसमें हमने अधातु के बारे में एक चीज़ जिक्र किया था कि अधातुएं जो होती हैं वो क्या होता है कि चमकहीन होती हैं, लेकिन आयोडीन एक अपवाद के रूप में आता है जो कि अधातु होते हुए भी इसमें चमक होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। वरना आप तो यही याद रखोगे कि जितने भी अधातु होती हैं वो चमकहीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक अपवाद है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमें बताना था असत्य कथन क्या होगा, तो केवल और केवल 2 असत्य है, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है। तो मेटल ऑफ फ्यूचर के रूप में हम लोग टाइटेनियम को जानते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये हम 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसका घनत्व जो है और गलनांक बहुत अधिक होता है, जी नहीं, बहुत कम होता है। अगर बहुत अधिक घनत्व होने लगेगा तो वैसे भी हम इसको चाकू से तो काट नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा घनत्व बहुत और गलनांक भी बहुत कम होता है, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि इन्हें केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो बिल्कुल सही है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि ये धातुएं जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है। हवा में अगर मौजूद जो ऑक्सीजन है और नमी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और आग पकड़ सकती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है, हमें सत्य ही बताना है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है। तो गन मेटल के लिए हमने एक ट्रिक याद किया है कि अगर कोई भी कनपट्टी पे आपके गन रखे तो सबसे पहले बोलो कि चलो भाई पहले ताज़ा टी हो जाए, ठीक है, ताज़ा टी हो जाए, मतलब तांबा, जस्ता और टीन, तांबा, जस्ता और टीन, ये हम याद रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में हेमाटाइट का उपयोग होता है, क्या ऐसा ही है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लेना कि सफ़ेद सोना अगर पूछ ले कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है सफ़ेद सोना प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। चलिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट का उपयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। मतलब हेमाटाइट जो होता है Fe2O3 जिसके कहते हैं Fe2O3, ये लोहे का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है। हालांकि इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ा कम होता है, मतलब कम लोहा होता है, सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो मैग्नेटाइट में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी प्रचुरता और निष्कर्षण की आसानी के कारण भारत सहित दुनिया भर में लोहे के निष्कर्षण के लिए इसी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा चुंबकीय अयस्क भी है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, राइट, Fe3O4 मतलब अगर पूछ लिया जाए कभी कि लोहे का सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला मतलब अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है, राइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% तक होती है और इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि लोहे के किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, तो फिर आपको मैग्नेटाइट याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेडेराइट लोहे का कार्बोनेट अयस्क होता है, तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं FeCO3, ठीक है। FeCO3 लोहे का एक कार्बोनेट अयस्क है। इसमें लोहे की मात्रा तुलनात्मक रूप से करीब 48% तक देखने को मिलता है। तो तीनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सत्य बताना था, तीनों को तीनों टिक करेंगे, ऑप्शन डी। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है, तो पिताजी हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पिताजी, ठीक है। पीतल, तांबा और यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब पीतल जो है वो तांबा और जस्ता यानी जिंक, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है या फिर खनिज है, तो गैलेना ये आपका सीसा, ठीक है, सीसा, PbS। नेक्स्ट आता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Al2O3 ये याद रखिएगा, इंटू 2H2O भी कभी कभी अगर जल की मात्रा भी पूछ ले तो 2H2O याद रखिएगा। पहला पॉइंट करेक्ट। क्रायोलाइट का उपयोग एल्युमिनियम के गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है,
ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान क्रायोलाइट जो है, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं क्रायोलाइट को, मतलब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na3Al(F6), ठीक है, ये याद रखिएगा क्रायोलाइट का। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था कि क्रायोलाइट जो है, मतलब एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान क्रायोलाइट को शुद्ध एल्यूमिना में मिलाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य एल्यूमिना के उच्च गलनांक लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस को कम करके 950 तक लाना है, जिससे क्या होता है कि बिजली की बचत होती है और प्रक्रिया आसान हो जाता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोरंडम की जो कठोरता होता है 9 यानी महो स्केल पर होती है, जो हीरे के बाद दूसरा सबसे अधिक कठोर खनिज माना जाता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, मतलब तीनों के तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार किसका बना होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा था कि फ्यूज तार जो है वो टीन और शीशा का बना होता है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का है, इसके अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखिएगा, जंग नहीं लगता है इसमें, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहला पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ना कि अम्लीय, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, जैसे कि अगर हम देखें धातु तो होता है मैग्नीशियम, और अगर ऑक्साइड के साथ बनाती है तो MgO इसको कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पानी में घुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि एक तरह से क्षारीय हो जाता है, राइट, ठीक है, तो क्षारीय हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। सेकंड आता है कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में मिलता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल के रूप में हम देखते हैं। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया, मतलब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो अम्लीय बनाएगा, अम्लीय, ठीक है। देखो ऐसे भी याद रखिए, अधातु अम्लीय, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो क्या ये सही है? ये पॉइंट करेक्ट है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं, और इनका अर्थ ये है कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा, केवल और केवल 3 सही है, ऑप्शन बी। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी जब हम देखते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ोगे आप तो आकाश में देखने को मिलता है कि हरा रंग निकलता है, तो वो आपका बेरियम के कारण होता है, ठीक है। देखो जनरली 2 चीज़ पूछा जाता है, एक तो हरा रंग पूछा जाता है और एक होता है लाल रंग पूछा जाता है। तो ये दोनों याद रखना है। जैसे हरा रंग हो गया बेरियम, तो हमने इसके कैसे याद रखा था? हरा बैर, ठीक है, हरा बैर करके याद रखा था। और लाल क्या होता है? लाल जो कि स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी लाल होता है। तो स्ट्रॉन्सियम हमने याद रखा था, स्ट्रॉन्सियम लाल रंग के लिए कारण बनता है, राइट। अच्छा, उसी तरह से अगर पीला पूछ लिया जाए तो सोडियम जो है वो पीला रंग का कारण बनता है, पीला। और यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम आपका जो है सफ़ेद या फिर चमकदार रंग के लिए काम आता है। उसी तरह से नीला रंग तांबा के लिए, और नारंगी जो है वो कैल्शियम के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? पारा को, मरकरी को। अमलगम में एक अनिवार्य धातु कौन सी है? अमलगम, अमलगम हम उसे कहते हैं, मतलब किसी मिश्र धातु को अमलगम कहलाने के लिए उसमें पारा का होना आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी अगर मिश्र धातु है, अगर उसमें पारा है तो कह सकते हैं कि वो अमलगम है। अपवाद के रूप में क्या होता है कि जिसमें लोहा नहीं होता है, प्लैटिनम, टंगस्टन और टाइटेनम ऐसी धातुएं होती हैं जो पारे के साथ मिलकर के अमलगम नहीं बनाती है, और यही कारण होता है कि पारा को हमेशा लोहे के पात्रों में रखा जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, पारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। तो चलो एक एक देखते हैं असत्य कथन क्या निकलता है। पहला पॉइंट है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में करते हैं, करेक्ट है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ये भी सही है कि सफ़ेद फास्फोरस बहुत अधिक अभिक्रियाशील अधातु है, ठीक है। सफ़ेद जो कि फास्फोरस बहुत अधिक अभिक्रियाशील अधातु है, और यह हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, और इसलिए इसे हवा से बचाने के लिए पानी में डुबो करके रखा जाता है, ये भी करेक्ट। तीसरा है कि सोडियम को पानी में रखा जाता है, जी नहीं, सोडियम को पानी में नहीं, किरोसिन तेल में रखा जाता है,
ठीक है, केरोसिन तेल हमने ऊपर में भी ये बात किया था। तो तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पहला पॉइंट है कि जिंक ब्लेड जस्ता का एक सल्फाइड अयस्क है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होगा कि जिंक ब्लेड जो होता है जस्ते का सबसे प्रमुख सल्फाइड अयस्क के रूप में माना जाता है और दुनिया भर में जस्ते का अधिकांश उत्पादन इसी अयस्क के माध्यम से किया जाता है। करेक्ट है। तीसरा सेकंड पॉइंट है कि कैलेमाइन जस्ता का कार्बोनेट अयस्क माना जाता है। कैलेमाइन जस्ते का एक कार्बोनेट अयस्क है, ZnCO3 के रूप में जानते हैं कैलेमाइन को, और इसका उपयोग औषधि लोशन बनाने में भी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है जस्ता का उपयोग गैल्वेनाइजेशन, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रिया जो होता है जंग बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक लेप लगाया जाता है, जस्ते का लेप लगाया जाता है, उसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला पॉइंट आता है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र बताइए कि मतलब क्या है। तो ये देखिए Al2O3 × 2H2 होता है, करेक्ट है। पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पायरोलुसाइट जो है MnO2, ठीक है, MnO2 होता है, MnO2 पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क के रूप में माना जाता है और ये गहरे रंग का होता है और इसका उपयोग स्टील बनाने या फिर शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। तो ये भी सही है। और पिंच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क तो है ही। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। देखिए दोनों परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं। क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में वापस से वो पदार्थ बन करके हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल होता है, उधर से बन सकता है तो फिर वापस से बना भी सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर लेता है तो फिर हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लोहे पर जंग लगना एक तरह से देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन बी। अच्छा, लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, ज़रा बताना आप, उसका भार क्या होता है आप बताना। मैंने लिख दिया बढ़ता है, ठीक है, चलो बढ़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है वो मिश्र धातु है किनका किनका। तो कांसा यहाँ पर तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। नेक्स्ट आता है पहला पॉइंट की भर्जन यानी रोस्टिंग की प्रक्रिया में अयस्क को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है। करेक्ट है। तो ये पॉइंट कह सकते हैं कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है कि अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर हवा यानी ऑक्सीजन की नियंत्रित अधिकता में गर्म किया जाता है, भंजन यानी रोस्टर। निस्तापन की बात करें यानी कैल्सिनेशन जो होता है एक की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों के लिए की जाती है, मतलब एक तरह से निस्तापन कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों के लिए की जाती है। तो ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि निस्तापन की प्रक्रिया जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से ये कार्बोनेट अयस्कों और हाइड्रेट ऑक्साइड अयस्कों के लिए की जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तीसरा आता है सल्फाइड अयस्कों को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या बताना था, सही बताना था। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में हमें सोना देखने को मिलता है, ऑप्शन सी। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो ये हमारा कैलामाइन हो जाता है जस्ते का, ठीक है, जस्ते का अयस्क, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। कैलामाइन से जस्ता प्राप्त करने के लिए निस्तापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिससे यह जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फास्फोरस एक अधातु है जिसे पानी में रखा जाता है। ऊपर हमने बात किया था ना कि फास्फोरस जो है बहुत जो कि मतलब सफ़ेद फास्फोरस बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु है। विशेष रूप से सफ़ेद फास्फोरस को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए पानी में डुबो करके रखा जाता है। करेक्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि यह हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। जी नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, उल्टा होता है, मतलब वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, असत्य बताना। तो असत्य तो 3 है, ऑप्शन ए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा की अगर हम बात करें तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें बादलों से वर्षा कराने के लिए विशिष्ट रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसमें कि लोहा क्रोमियम निकेल का मिश्रण तो होता है। तो और क्रोमियम जो है इसमें क्रोमियम की उत्पत्ति
कम से कम इसमें 10.5% से लेकर के 11% तक होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह लोहे की सतह पर एक अदृश्य ऑक्साइड परत बनाती है जो इसे जंग लगने से बचाती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्रोमियम होता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो कह सकते हैं बिल्कुल सही भी है कि कार्बन की मात्रा करीब जो कि 0.1 से लेकर के 1.2% तक मिलाई जाती है, ताकि उसमें हार्डनेस बना रहे और मजबूती को बढ़ाया जा सके। तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। पीतल, तांबा और टीन का मिश्र धातु है, गलत, क्योंकि तांबा और पिताजी हमने बात किया था ना, तांबा और ये आपका जस्ता का होता है, ना कि टीन का, राइट। तांबा और टीन का मिश्रण को हमको लोग कांसा कहते हैं, कांसा। तो सही बताना है, असत्य बताना है, तो असत्य 3 हो गया, केवल 3 असत्य, इसलिए बी को टिक करेंगे। अगला सवाल, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड जो हैं, हमने देखा था धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ठीक है, क्षारीय होंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि अधातु, अधातु से हमने अम्लीय बताया था। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अ से धातु, अ से अम्लीय। याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन ही तो एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं हम लोग। चलो अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट है कि डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है, तो क्या ये सही है? तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि डोलोमाइट जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है CmgCO3 इंटू CaCO3। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैग्नीशियम का भी है और कैल्शियम का भी, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क डोलोमाइट को माना जाता है। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का सल्फेट अयस्क होता है, ये भी करेक्ट है। मैग्नीशियम मतलब इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें एप्सम साल्ट का, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है MgSO4 इंटू 7H2, राइट। तो ये पॉइंट करेक्ट है। तीसरा क्या आता है? तीसरा हमारा दिया गया है कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कार्नेलाइट जैसे देखिए KCl इंटू MgCl2 का होल Cl2 इंटू 6H2 होता है। तो एक तरह से मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का होता है, तो कह सकते हैं पोटेशियम कहना यहाँ पर गलत होगा। तो ये चीज़ गलत है, नहीं है, क्यों? क्योंकि ये है, राइट। फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, सत्य में 1 और 2 को टिक करें। मोनाजाइट जो है वो रेत में कौन सी खनिज पाई जाती है? मोनाजाइट, थोरियम, ऑप्शन सी। रणनीति धातु जो है स्ट्रैटेजिक जो मेटल है किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। नेक्स्ट आता है अर्जेटाइट, चांदी का एक सल्फाइड अयस्क। अर्जेंटाइट जो है वो लैटिन नाम है, सिल्वर का लैटिन नाम है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ये तो करेक्ट है, सल्फाइड अयस्क है। हॉर्न सिल्वर चांदी का क्लोराइड अयस्क है, तो दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन सी। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? देखिए अधातु और ऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है, अधातु से अम्लीय, राइट, तो ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रिपीट करवा दिया। नेक्स्ट आता है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन चुने। तो चलो देखते हैं कौन सा यहाँ पर असत्य होता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। क्या ऐसा ही है? तो कह सकते हैं करेक्ट है। क्यों करेक्ट है भाई? लगभग सभी धातुएं हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया अगर कराएंगे तो T2 मतलब CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये तो करेक्ट है ही। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः अम्लीय होता है। देखिए धातु हो गया, इसमें अधातु तो नहीं है, अ नहीं है तो फिर अम्लीय होगा नहीं, यानी ये क्षारीय होगा। पहला पॉइंट सेकंड गलत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऊपर में हमने ये बात किया था, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो, सुना होगा तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? हमें असत्य कथन बताना था, तो असत्य केवल 2 हो गया, ऑप्शन बी असत्य। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? देखो कार्नेटाइट जो है वो यूरेनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी ये खनिज है जिसका उपयोग यूरेनियम और वैनेडियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, राइट। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छे तरीके से फंसाने का काम किया ये। देखो अब यहाँ पे 0% लिखा है तो कहीं ना कहीं आपका डाउट जाएगा कि 0% हो सकता है, लेकिन अगर हमने यहीं पर इनमें से कोई नहीं लिख दिया तो मतलब मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से नहीं पूछा जाता है। जैसे जर्मन सिल्वर में चांदी होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेताजी करके हमें याद रखा था, निकेल,
तांबा और जिंक, ठीक है, निकल, तांबा और जिंक। चांदी इसमें होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 0%। संक्षारण की प्रक्रिया में जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? यानी जंग का मतलब, जंग मतलब वो वाला जंग नहीं, रस्ट जो जंग लगता है उसमें क्या होता है कि Fe2O3 इंटू XH2 है, तो ये तो करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग का चूर्ण चढ़ना, ये भी सही है। और यह प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकती है, जल की नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि जल की नहीं, क्या मतलब जल है तो भी हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना, ये गलत कह रहा है। तो कह सकते हैं हमें क्या बताना था, मतलब हो सकता है, तो सही सही होगा क्या, 1 और 2, ऑप्शन ए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम है जो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए। डोलोमाइट किसका अयस्क है? क्या बताया था आपको डोलोमाइट, आप खुद कमेंट करके बताना डोलोमाइट किसका अयस्क है। 43 का राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलो अगला प्रश्न है कि कैसिटेराइट जो है वो किस धातु का मुख्य अयस्क माना जाता है? कैसिटेराइट टीन का, ऑप्शन ए, टीन, ठीक है, कैसिटेराइट टीन का महत्वपूर्ण अयस्क के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, फेल्सपार कैल्शियम का एक अयस्क माना जाता है, क्या ये सही है? तो अगर मैं बात करूं कि फेल्सपार जो है जिसे फ्लोराइड भी कहा जाता है, कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण खनिज है, इसका सूत्र जो होता है वो CaF2, याद रखेंगे, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड होता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। क्रोमियम का प्रमुख जो अयस्क है वो क्रोमाइट होता है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कि निकेल का निष्कर्षण मूंड विधि द्वारा किया था, मूंड विधि द्वारा, मूंड विधि निकेल के निष्कर्षण और शोधन की एक विशेष विधि है। इसमें अशुद्ध निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके एक वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है, जिसे बाद में गर्म करके शुद्ध निकेल प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट था, इसलिए हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? क्यूप्राइट जो है वो आपका तांबे का अयस्क है, ऑप्शन ए, ठीक है, क्यूप्राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट जो है वो किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है, सिडेराइट लोहे का अयस्क है। क्लियर हो गया। लोहे का एक महत्वपूर्ण कार्बोनेट अयस्क के रूप में सिडराइट को माना जाता है। देखिए हम जानते हैं कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क के रूप में हम लोग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट तो सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सिडराइट भी है, लेकिन इसमें उन दोनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में लोहे देखने को मिलता है, राइट। तो कुल मिलाकर देखिए आज हमारे पास 47 क्वेश्चन थे धातु, अधातु और अयस्क से मिला करके। मैं यहाँ पर प्रॉपर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज से क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ताकि आप टॉपिक को पढ़ करके आओ और रिवीजन लगाओ, ताकि खुद पता चले कि आप जो पढ़ के आए हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें कि कल क्या टॉपिक आपको पढ़ के आना है, तो 23 जो टॉपिक रहेगा वो आपका अम्ल, क्षार और लवण, pH स्केल, ये सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़ के आना है, राइट। अच्छा चलते चलते क्यूज का एक प्रश्न है, एस्बेस्टस किससे प्राप्त होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।